अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब किया। और ऐसे ही आप लोग चैनल पे आती वाली वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और आगे शेयर करते रहें। और जो भी आप नई वीडियो चाहते हैं, जो लेक्चर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज का टॉपिक है वो मैट्रिक इंग्लिश की पोम कासा बियांका है। इसको लिखने वाली पोइटेस फेलिशिया डोरते हैमंड्स है। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस पोइटेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इस पोम पे आएंगे। एक पोम का थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया देके फिर मैं इसके स्टैंजास की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले हम पोइटेस के बारे में देखें तो नाम लिखा हुआ है फेलिशिया डोरते हैमंड्स। 1793 टू 1835 ये इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अब जितनी ये बातें हैं ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि एमसीक्यूज पे इस साल 2021 के जो पेपर है वो एमसीक्यूज पे ज़्यादा मबनी है। तो छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें कि इनकी जो बर्थ ईयर है वो 1793 और डेथ ईयर 1835 है। वैसे इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उन्हीं बातों तक महदूद रहेंगे जो किताब में इन्होंने हमें दी है। Born at Liverpool, but the family moved to Wales where she brought up. ये लिवरपूल में पैदा हुई, लेकिन उनकी फैमिली वेल्स शिफ्ट हो गई और वहीं उनकी परवरिश हुई। और पोइट्री में इनको कंपेयर किया जाता है हेनरी लॉन्गफेलो से, जो कि एक बड़े मशहूर पोइट हैं, हेनरी लॉन्गफेलो। उनसे इनके पोइटिक कलेक्शन को कंपेयर किया जाता है। तो इतना ही थोड़ा बहुत आपकी बुक में इनके बारे में बताया गया था। अब हम आते हैं पोम पे, कासा बियांका। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताऊं तो स्टूडेंट, ये एक बैलेट है। बैलेट कहा जाता है स्टोरी को जिसमें कोई शॉर्ट नरेटिव स्टोरी हो, कोई शॉर्ट नरेटिव स्टोरी हो। और जो भी बैलेट होते हैं वो स्टैंजास की फॉर्म में लिखे जाते हैं, नॉर्मली 4 लाइन के स्टैंजास। और आप देख सकते हैं यहाँ पहले 2 स्टैंजा आपके सामने विजिबल हैं स्क्रीन पे, और 4-4 लाइन के 2 स्टैंजास। और बैलेट के अंदर जो स्टैंजास होते हैं क्लास, उसमें खास राइमिंग स्ट्रक्चर को जो है फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले स्टैंजा को देखें और उसकी पहली लाइन को देखें, डैग लास्ट वर्ड, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड रैग। तो लाइन 1 और लाइन 3 जो एक राइम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से आप लाइन नंबर 2 को देखें और लाइन नंबर 4 को देखें तो फ्लैट और डैट। तो हम इस राइमिंग स्ट्रक्चर को ए बी कह सकते हैं। ए बी, ए का मतलब लाइन नंबर 1 का राइम अलग है, बी का अलग है। फिर ए बी, इसका मतलब लाइन नंबर 3 का मिल रहा है ए से और लाइन नंबर 4 का मिल रहा है लाइन नंबर 2 से। और सिमिलर टू आप सारे स्टैंजास को देखते रहे, 10 स्टैंजास पे अपनी ये पोम है। उन 10 स्टैंजास में यही सारी राइम स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बैलेट है और बैलेट में एक स्टोरी बयान की जाती है। और यहाँ स्टोरी एक 12-13 साल के एक लड़के की है जो अपने बाप के साथ एक जंग पे है। ये एक रियल स्टोरी पे मबनी है। बैटल ऑफ नील की स्टोरी है, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान हुई, जिसमें फ्रांस को बड़ा हार का सामना करना पड़ा। और वहाँ फ्रांस के जो एक एडमिरल थे, उनका बेटा जो 12-13 साल का था, उसकी ये कहानी को नरेट किया है फेलिशिया डोरते हैमंड्स ने। इस कहानी का आते हैं, इस कहानी का जो थीम है वो ओबीडियंस है, फर्मा बरदारी। कैसे, जरा सुनते हैं फिर आपको समझ में आएगा। पहले स्टैंजा में आते लिखा हुआ द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक। बर्निंग का मतलब है जलता हुआ, और डैक कहते हैं जहाज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फ्लोर, अर्श जिसे कहते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक, वो लड़का जलते हुए डैक पे खड़ा हुआ है। Whence all but he had fled, वहां खड़ा है जहां तमाम लोग वहां से भाग चुके हैं, चले गए, फ्लैट। द फ्लेम दैट लीड्स द बैटल रैक। अच्छा, रैक कहते हैं टूटे हुए या डैमेज या डिस्ट्रॉय पार्ट। उन्होंने कहा कि वो जो जहाज है वो डैमेज हो चुका है, मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो चुका है।
और उसको चारों तरफ से फ्लेम आग के शोलों ने रोशन करा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। लिट का मतलब रोशन करा हुआ है। शोन राउंड हिम ओवर द डेड, और हर तरफ जितने भी लोग मुर्दा पड़े हैं उनके ऊपर वो आग के शोले चमकते हुए नजर आ रहे हैं उनके इर्द गिर्द। तो वो बच्चा वहां खड़ा हुआ है। अब उसके खड़े होने के अंदाज को इन्होंने अगले स्टैंजा में बताया। इट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, वो खड़ा हुआ है बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही शानो शौकत कॉन्फिडेंट के साथ, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। As born to rule the strong, अब कंपेयर किया एज बॉर्न, जैसे कि वो पैदा हुआ हो, टू रूल द स्ट्रॉन्ग, तूफानों पे हुक्मरानी करने के लिए। मतलब उन्होंने कहा कि उसके खड़े होने का अंदाज ये बता रहा है कि वो कोई आने वाली नस्ल, आने वाले दौर का एक लीडर बन सकता है। वो बंदा, वो बच्चा जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो हुक्मरानी करने पैदा हुआ है, वो भी किस पे? तूफानों पे। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, वो कोई भी है, वो किसी हीरोइक ब्लड की मखलूक है, किसी ऐसे, उसके आबाउजदाद कोई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही बहादुरी के कारनामों से भरे हुए हैं जिनकी जिंदगी है। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, और वो बड़े, वो कहते हैं ना, एक बड़े एक फखर है, जबकि वो एक बच्चे की शक्ल में है, 12-13 साल का। स्टैंजा नंबर 3 पे आते हैं। द फ्लेम्स रोल ऑन, और चारों तरफ से उसको आग के शोलों ने घेरा हुआ है। He would not go without his father word, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। He would not go without his father word, वो अपने बाप के हुक्म के बगैर वहां से हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यकीनन उसके बाप ने उसको ये नसीहत की होगी कि जब तक मेरा हुक्म ना हो तुम यहाँ से हिलना नहीं, ऑबिडियंस। अब उस अगली 2 लाइनें के बारे में जरा देखें। 2 लाइनों में उसके वालिद के बारे में बता रहे, दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर। दैट फादर, उसके वालिद जो नीचे कहीं बेहोश मौत की नींद सो चुके हैं, और उस बच्चे की आवाज अब वो नहीं सुन सकते, और वो बच्चा अपने बाप के हुक्म के बगैर वहां से हिल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके बाप ने उसको मना किया है। He called aloud, वो बच्चा जोर से कहता है, से फादर से, पूछता है वालिद साहब बोलिए बोलिए, इफ येट माय टास्क इज डन, अगर मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से हिलूं। क्योंकि बच्चे को महसूस हो रहा है कि जहाँ उसके वालिद ने उसे खड़े होने को कहा था, अब वो जगह भी किसी खतरे से खाली नहीं है, चारों तरफ आग के शोले हैं। तो उसने पूछा, क्या मेरा काम खत्म हो गया तो मैं यहाँ से जाऊं? He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. ठीक है, he knew, उसको नहीं पता, not कि chieftain मतलब चीफ, इसका बाप एडमिरल, वो नीचे पड़ा हुआ है, मर चुका है, unconscious of his son, और वो अपने बेटे से बिल्कुल बेखबर है। बच्चे ने कहा, स्पीक फादर, वंस अगेन ही क्राइड, उसने दोबारा कहा, स्पीक फादर, बोलिए, इफ आई मे येट बी गॉन, अगर मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जाऊं। बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, लेकिन उसकी इस बात का जवाब उसके वालिद साहब ने तो नहीं दिया, क्योंकि वो नीचे कहीं मर चुके हैं और वो बेखबर है अपने बच्चे की हालत से। लेकिन आग के शोलों ने उसका रिप्लाई दिया, इन द फास्ट द फ्लेम रोल ऑन, और उसी वक्त शोले और तेजी से भड़कना शुरू हुए। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, उस बच्चे ने अपनी ब्रो के ऊपर, ब्रो कहते हैं आईब्रो, उसके ऊपर पेशानी, फोरहेड, माथा, उसने अपनी पेशानी पे उसकी गर्मी, तपिश को महसूस किया उन आग के शोलों की। एंड इज वेविंग हेयर, अपने उड़ते हुए बालों में उसने उस तपिश को महसूस किया। एंड लुक फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, और उसने देखा उस जगह से जहां वो खड़ा हुआ है, वो जगह अब तन्हा जगह है, क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं है, वो एक मौत का मकाम बन चुकी है। एंड स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, और वो अभी तक वहीं है, थोड़ा मायूस है लेकिन बहादुर है, हिम्मत नहीं हारी। एंड शाउटेड वन मोर लाउड, और दोबारा उसने एक दफा जोर से कहा, शाउट, चिल्लाया, माय फादर मस्ट आई स्टे, माय फादर, क्या मुझे यहाँ रुकना है? While over him fast through sail and shroud,
द रीचिंग फायर्स मेड वे, लेकिन बड़ी तेजी से उस भड़कती हुई आग में, रेथिंग फायर, वो भड़कती हुई आग, वो फैली हुई आग ने अपने रास्ते बनाए। एंड सेल एंड श्राउड, सेल एंड श्राउड, सेल बेसिकली वो रस्सियां होती हैं, सही है। आपने देखा होगा जो पुराने दौर के जंगजू जहाज होते थे उसमें एक फ्रेम होता था, उस फ्रेम पे पर्दे लगे होते थे और रस्सियों से उस पर्दों को टाइट और लूज किया जाता था। तो जो पर्दे हैं वो कपड़ा है, उसे श्राउड कहते हैं, और सेल वो रस्सियां हैं, और जो फ्रेम है वो अभी उसका नाम आगे आएगा अगले स्टैंजा में। तो कह रहे हैं कि वो आग जो है रस्सियों से बढ़ती हुई उस पर्दे की तरफ बढ़ चुकी थी, और उस बहकती हुई आग ने अपने रास्ते बना दिए थे। द रैप द शिप इन ए स्प्लेंडर वाइड, रैप का मतलब लिपटा लिया था। उस आग ने उस जहाज को, पानी के जहाज को वाइल्ड, बड़े जंगली वैश्याना अंदाज में अपनी झपेटे में ले लिया था। दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, और ऊपर जो झंडा लगा होता है, क्योंकि जो जंगजू जहाज होते हैं वो ऊपर अपने एक झंडा लगाते हैं, और दूर से कोई उनको अगर देखता है तो पता लगता है कि किसका जहाज है। वहां तक पहुंच गया था। एंड स्ट्रीम अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर इन द स्काई, और वो लहरा रहा था उस बहादुर बच्चे के ऊपर जैसे कि आसमान में कोई एक बैनर। There came a burst of thunder sound, फिर अचानक ही एक जोरदार धमाके की आवाज आई, burst of thunder. The boy, oh, where was he? और उसके बाद वो लड़का कहाँ गया? Where was he? कहाँ गया वो धमाके के बाद? Ask of the winds that far around, with fragments through the sea. पूछो इन हवाओं से जो इर्द गिर्द चल रही हैं, जिन्होंने इस टुकड़ों को समंदर में बिखेर दिया, फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, थ्रू द सी, बिखेर दिया समंदर में। विद मैस्ट, मैस्ट कहते हैं उस डंडे को, उस फ्रेम को, जो लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, जिसपे वो पर्दे लगे होते हैं और वो रस्सियों से पर्दों को टाइट और लूज किया जाता है। वो एक तरीकाकार होता है कि जहाज को चलाने के लिए जो है, पुराने दौर में जो जंगजू जहाज होते थे उसमें ये होता था। आजकल नए टेक्नोलॉजिकल में तो आपको ये बहुत कम ही मिलेगा। विद मैस्ट एंड हेल्म, वो स्टीयरिंग होता है जिससे जहाज को वो मूव करते हैं। एंड पेनल फेयर, द पेनल बेसिकली अगर आप देखें झंडों इसके ऊपर, डंडों के ऊपर एक ट्रायंगुलर तिकोना एक झंडा लगा होता है। कह रहे वहां तक ये रोशनी फैल चुकी थी, मतलब आग भड़क चुकी थी, और तमाम चीजों ने, डेट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, और तमाम चीजों ने अपना किरदार अदा किया था। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पैरिश देयर, लेकिन वो सबसे अजीम चीज जो वहां मर गई, पैरिश, मर गई, डिस्ट्रॉय, तबाह हो गई, was that young faithful friend, वो नौजवान एक वफादार फर्माबरदार बच्चा था जो अपने बाप का हुक्म फॉलो करते करते अपनी जान गंवा गया। तो क्लास, ये एक स्टोरी एक लड़के की जो मरा, शहीद हुआ अपने बाप की फर्माबरदारी करते हुए, और ये एक बैलेड है, बैलेड मीन स्टोरी है। होप सो कि आपको समझ में आई हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है न्यू पोम के साथ आपसे मिलेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।